अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम फेस टू फेस के साथ मैं हूं कोमल सलीम। नाज़रीन, इस वक्त मुल्की बरामदात में खातिर ख्वाह इजाफा हो रहा है। तरक्की और मईशत का सफ़र दुरुस्त सिमत में गामजन है। हुकूमत रेवेन्यू बढ़ाने के लिए सर तोड़ कोशिश कर रही है। ऐसे में मुल्क की तरक्की और रेवेन्यू बढ़ाने के लिए कस्टम्स का किरदार मज़ीद बढ़ गया है। कस्टम्स इन्फोर्समेंट जैसे शोबे जहाँ मौशी सफ़र में साथ साथ हैं, वहीं शफाफियत और रेवेन्यू बढ़ाने के लिए भी दिन रात एक कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन हम बात करेंगे कि स्मगलिंग को किस तरह से रोका जा रहा है और स्मगलर्स को किस तरह से पकड़ा जा रहा है। तो आइए चलते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ चीफ कलेक्टर कस्टम्स इन्फोर्समेंट पाकिस्तान बासित मकसूद अब्बासी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आज अपना कीमती वक्त हमें देने का। अच्छा, अगर हम कस्टम्स इन्फोर्समेंट के हवाले से बात करें तो बताइएगा कि इसका बुनियादी किरदार क्या है और कस्टम्स के मामलात में बेहतरी के लिए किस तरह से ये काम कर रहा है। कस्टम्स इन्फोर्समेंट का जो फंक्शन है ना, वो बेसिकली दो मेन उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स का आप कह सकते हैं कि वो दो फंक्शंस प्राइमरीली परफॉर्म करता है। एक एंटी स्मगलिंग के फंक्शन परफॉर्म करता है और दूसरा जो भी ड्यूटी इवेजन कहीं से भी हो, अगर मुल्क में कोई इंपोर्ट हो रही है किसी भी स्टेशन से और उसमें ये है कि जी ड्यूटी इवेड की जा रही है किसी वजह से, चाहे वो एयरपोर्ट हैं, सी पोर्ट हैं या ड्राई पोर्ट हैं, तो उन पे चेक रखना। तो ये दो प्राइमरीली फंक्शंस जो है वो कस्टम्स इन्फोर्समेंट परफॉर्म करता है पूरे पाकिस्तान में। अच्छा, अगर अफ़गान बॉर्डर की सूरत हाल की बात करें तो क्या कहेंगे आप, क्या स्मगलिंग का जिस तरह से सबसे बड़ा वो हब माना जाता था, किस हद तक अब जो कंट्रोल किया गया है उसको? देखिए, उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल किया गया है, लेकिन इशू ये है कि वहाँ पर जो हमारा बॉर्डर है अफ़गानिस्तान और ईरान के साथ, वो काफ़ी पोरस है। जो हमारी साइड है केपी वाली साइड, वहाँ पर तो फेंसिंग हुई है और उसकी वजह से बहुत फ़र्क भी पड़ा। लेकिन जो हमारी बलूचिस्तान वाली साइड है, वहाँ पर चूँकि वो बहुत वास्ट एरिया है और वो दोनों के साथ अफ़गानिस्तान और ईरान के साथ लगता है, तो इसलिए वहाँ पे फेंसिंग तो अभी नहीं हो सकी। और दूसरी बात कि उसको जगह जगह मेन करना भी मुमकिन नहीं है, वो बहुत बड़ा एरिया है। तो वहाँ से इश्यूज़ रहते हैं कि जो अनफ्रीक्वेंटेड रूट्स हैं ख़ास तौर पे, और स्मगलर्स तो जो है वो तो कोई भी रूट इस्तेमाल कर लेते हैं। हम जितने रूट बंद करते जाते हैं मेन रोड्स पर, तो इस वक्त स्मगलिंग बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। लेकिन जो साइड के एरियाज़ हैं, जो कच्चे एरियाज़ हैं, हम जिस जिस एरिए पे हम इंटरवेंशन करते जाते हैं वहाँ हम उनको इंटरसेप्ट करते हैं। वो फिर उससे मुश्किल टेरेन्स डेवलप करते जाते हैं। इवन सो मच सो कि जब आप उनको गाड़ियों पर या बसों ट्रकों को रोकें, कंटेनर्स की मूवमेंट रोकें, तो वो छोटी गाड़ियों पे आ जाते हैं। या आपने उनकी जो पिकअप्स हैं वो देखी होंगी, छोटी गाड़ियाँ रोकें तो फिर वो जो गधा गाड़ियाँ हैं उनको चला देते हैं। इवन सो अच्छा, मच गधा सो गाड़ियों पे भी ये जी, काम होता है। और जो मोटरसाइकिल इस किस्म के बना लेते हैं कि जो उन एरियाज़ में चल सकें, गाड़ियों को मैनूवर कर लेते हैं, उन गाड़ियों को छोटी गाड़ियों में कन्वर्ट कर देते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि वो पैदल भी किसी हद तक किसी जगह पर जहाँ बहुत मुश्किल टेरेन हो, तो वहाँ वो पैदल भी सामान उठाकर तो एक जगह से दूसरी जगह कस्टम्स की या किसी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के जो चेक पॉइंट है उसको अवॉइड करने के लिए करते हैं। हमारे पास ऐसी वीडियोस और ऐसे एविडेंस भी हैं जहाँ देखा गया है कि वो कंधों पे उठाकर, तो ज़ाहिर है एक सिगरेट जो है वो एक कीमती चीज़ है, उसके अगर कोई 2-4 कार्टन कोई जवान आदमी हो वो उठा के मूवमेंट करे और आप इजीली मूव कर 50 सकता बंदे है। में मूव करें, तो इसका मतलब है कि आप देख लें कि और वक्फे डेढ़ वक्फे से एक से वक्फे दो वक्फे तीन से, तो आए तो जी डेफिनेटली जी पता नहीं चलता। जी। तो इसके साथ साथ और कौन कौन सी, जैसे सिगरेट्स की आप बात करें, और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो वहाँ से यहाँ पे स्मगल की जाती हैं? देखिए, जो मेन स्मगलिंग प्रोन आइटम्स हैं ना, जो हमारे लिए जिनको हम ज़्यादा पकड़ते भी हैं और जो रेवेन्यू का भी जिनका इशू होता है, एक तो पीओएल प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें पेट्रोल और डीजल और सॉल्वेंट्स भी आ जाते हैं। उसके दूसरी लिए तो डेफिनेटली बड़े कंटेनर्स और उस तरह से जी चाहिए होते हैं। बड़ों की ज़रूरत होती है, लेकिन मैंने बताया ना कि जैसे अब टैंकर इस वक्त मूवमेंट कम है कि कोई टैंकर में उसको स्मगलिंग का जो सामान है उसको लाने की कोशिश करे। अब उन्होंने उसके नए तरीके इख्तियार किए, मसलन सॉल्वेंट्स जो है, कुछ सॉल्वेंट वो इंपोर्ट कर लेते हैं और अब इतना बड़ा टैंकर है उसमें 50,000 लीटर है, उसमें सॉल्वेंट भरा हुआ है, उस सॉल्वेंट के अंदर एक खाना बना देंगे जिसमें 15-20 हज़ार लीटर डीजल या पेट्रोल भर देंगे। एलपीजी का बाउज़र है, आप एलपीजी के बाउज़र को आप हर जगह, हर एलपीजी का बाउज़र ना तो आप चेक कर सकते हैं, ना ये फैसिलिटी है कि उसको डिकेंट किया जा सके। अब वो ये करते हैं कि इतना बड़ा बाउज़र है, उसके अंदर एक खाना वो बना देते हैं कि जिसमें एचएसडी या कोई ऐसी पेट्रोल कोई ऐसा स्मगल प्रोडक्ट डाल देते हैं और दूसरी बाकी खानों में जो है वो एलपीजी होती है। इसी तरह कुछ गाड़ियां हैं जिनके नीचे वो टैंक्स, एक्स्ट्रा टैंक लगा देते हैं
तो अब बाज़ औक़ात ऐसी मूवमेंट होती है जिस वक़्त जैसे हमारा जो हब एंट्री पॉइंट है या जो कराची के एंट्री पॉइंट है बलूचिस्तान से, वहाँ पे एक टाइम पे इतनी ज़्यादा मूवमेंट होती है गाड़ियों की कि आप हर गाड़ी को उसके छोटे-छोटे टैंक्स के लिए चेक नहीं कर सकते। अब 4-5 हज़ार लीटर का जो टैंक है ना, वो तो किसी भी गाड़ी के नीचे लगाया जा सकता है। तो ये मूवमेंट इस वक़्त ये सिचुएशन है कि जो इन्फोर्समेंट के जो एंटी स्मगलिंग के ऊपर जो गवर्नमेंट के स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस थी, तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ उसमें हमारे साथ कोऑर्डिनेट भी कर रही हैं, एफसी, रेंजर्स, पुलिस, जितने भी आईबी और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ भी हमारे साथ इस ऑपरेशंस में हर जगह पे जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इस सारी स्ट्रेंथनिंग ऑफ एंटी स्मगलिंग एक जो रिजीम थी, उसका फ़ायदा ये हुआ कि जो बड़ी मूवमेंट थी, जो बल्क में मूवमेंट थी, वो रुक गई। उसकी वजह से ये होता है कि जो स्मगलिंग का जो सामान है, वो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर स्मगलर्स वो इंक्रीज़ हो जाती है। ज़रा अगर आप एक गाड़ी में 50,000 लीटर या एक गाड़ी में आप 500 कार्टन सिगरेट के या एक गाड़ी में आप बीटल नट जो है वो 20-25 टन मूव करते पहले हैं इजीली ले आते इजीली, थे। उसके बाद अगर आप उसी को डिवाइड करके लाएंगे, उतनी क्वांटिटी कम गाड़ियां, हो जाएगी। उतने बंदे अरेंज करने पड़ेंगे। फिर जैसे बीटल नट है, तो अब बीटल नट का और सिगरेट का उन्होंने ये भी किया है कि जो छोटी कार्स हैं, जो टोयोटा करोला कार्स हैं, वीगो हैं, इन पे भी लाने की कोशिश करते हैं। ज़रा वो डिवाइड हो जाता है, फिर वो गाड़ियाँ पकड़ी जाती हैं, वो गाड़ियाँ कीमती होती हैं। और रिसेंट जो लॉ में अमेंडमेंट आई है, बल्कि आपके प्रोग्राम के तवसत से लोगों को भी ये बता दें कि समटाइम्स लोग आते हैं कि जी हमसे किसी ने गाड़ी मांग ली, हमने तो किराए पे दी थी, हमें पता नहीं था। तो आप चेक करके दें। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। और दूसरी बात यह है कि ज़िम्मेदारी आपकी है। अगर गाड़ी आपके नाम है, किसी ने आपसे मांग लिया है, तो आप ये इंश्योर करें कि वो उसको राइटफुल और लॉफुल पर्पस के लिए यूज़ करेगा। ऐसा नहीं है कि उस गाड़ी में सीटें निकाले या इवन बीटल नट भरे या सिगरेट भरे तो उसको लाने की कोशिश करे, वो पकड़ी जाएगी और वो गाड़ी भी फिर कॉन्फिस्केट होगी। तो इसलिए ये लोगों को भी बड़ी मोहतात रहने की ज़रूरत है। ऐसे कई चंद केसेस रुपयों हैं। के लिए इस तरह जी से लालच बिल्कुल मत करें। बिल्कुल। अच्छा, इसके साथ साथ जिस तरह से भी आप बात करें, बासित साहब के नए नए तरीकाकार आ गए हैं, तो इनको काउंटर करने के लिए या काउंटर चेक करने के लिए फैसिलिटीज़ उस तरह से मौजूद नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि किस तरह की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए ताकि इनका काउंटर चेक जो है वो इजीली हो सके? देखें, इसमें जो है ना, दो किस्म के मेजर जो है ना इस वक्त इन प्लेस हैं, बल्कि आप उसको तीन भी कह सकते हैं। एक शॉर्ट टर्म है और एक थोड़े लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म में तो ये है कि हमने एक मॉड्यूल इंट्रोड्यूस करवाया है जिसको हम CIM मॉड्यूल कहते हैं। और उसका ये होता है कि जो भी बलूचिस्तान से या कराची से जो गाड़ी आती है और जो कस्टम्स डॉक्यूमेंट के साथ इंपोर्ट की चीज़ें ट्रैवल करती हैं, वो हमारे हर चेक पॉइंट पर उनकी एंट्री होती है। हमारे हर कस्टम ऑफिसर के पास वो डाटा आ रहा होता है, वो तस्वीर भी देख सकता है। वो जैसे ही वो डॉक्यूमेंट उसको प्रेजेंट होता है कि ये मेरा लीगल डॉक्यूमेंट है, तो वो लीगल डॉक्यूमेंट जब प्रेजेंट किया जाएगा तो वो उसको एंटर भी कर देगा और अगली चेक पोस्ट को पता लग जाएगा कि पीछे ये गाड़ी चेक होके आई है, हमने इसकी पिक्चर्स भी देखी हैं, ये इंपोर्ट में ठीक गाड़ी थी, ये इसका सामान ठीक था, इसका सामान लीगलाइज था, ये ड्यूटी पेड है। तो एक तो हमने वो चेक इंट्रोड्यूस कराया। लॉन्ग टर्म में थोड़ा हमारे डिजिटल इन्फोर्समेंट स्टेशंस बन रहे हैं, जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और गवर्नमेंट ने उसकी अप्रूवल भी दे दी है। उसके लिए ज़मीनें भी एक्वायर हो चुकी हैं और उसकी कंस्ट्रक्शन फेज़ में वो चला गया है। उसके लिए जो आर्म्स एंड एमुनेशन थे वो हमने कुछ प्रोक्योर कर लिए हैं, कुछ होने वाले हैं। और उसकी जो रिक्रूटमेंट है, उसके लिए स्पेशलाइज्ड फोर्स एक जो है वो रिक्रूट की जा रही है और उसकी ट्रेनिंग होगी। और इस साल के पहले क्वार्टर में हम उनको डिप्लॉय कर देंगे। और कंस्ट्रक्शन जो है उन 25 जो पॉइंट्स हैं जो रिवर इंडस के ऊपर हैं, क्योंकि जितनी सारी ये स्मगलिंग का सामान है ना, ये इंडस क्रॉस करके कंजम्पशन हब्स तक पहुंचता है। जो बड़े शहर हैं, लाहौर, पिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद, कराची, हैदराबाद, इन सब तक आने के लिए उसको या तो हब रिवर क्रॉस करना पड़ेगा या इंडस क्रॉस करना पड़ेगा। तो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर हमने डिजिटल इन्फोर्समेंट स्टेशंस के लिए ज़मीन एक्वायर कर ली है। मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स पर वहाँ कंस्ट्रक्शन शुरू होगी और वो स्टेशन स्टेट ऑफ द आर्ट होंगे। उनके पास तमाम लेटेस्ट इक्विपमेंट होगा, टीथर बैलून भी होगा। उनको इन एडवांस इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि जी ये जो मूवमेंट है, ये वहाँ पे गाड़ी चढ़ी है, इसका वज़न इतना था, इसने ये कागज़ प्रेजेंट किए। और सिर्फ सस्पेक्टेड व्हीकल्स को साइड पे किया जाएगा, क्योंकि इन्फोर्समेंट का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आपने इलीगल चीज़ों की मूवमेंट को रोकना है। उसका एक बहुत बड़ा मकसद ये है कि जो जायज़ तिजारत है, जो लीगल ट्रेडर्स हैं, उनको फैसिलिटेट किया जाए। उनकी मूवमेंट स्मूथलेस होनी चाहिए, फ्रिक्शन फ्री होनी चाहिए। और किसी भी किस्म की जो मेल प्रैक्टिस है लोअर स्टाफ के साथ, किसी भी, चाहे वो किसी भी एजेंसी का हो, कस्टम्स का हो, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी कोई भी हो, उसके हाथों नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए इन चीज़ों के लिए ज़रूरी है
कि आप उसमें टेक्नोलॉजी और प्लस जो ह्यूमन इंटरवेंशन है उनका एक बेस्ट पॉसिबल कम्बिनेशन दे सकें। तो वो जो बेस्ट पॉसिबल कम्बिनेशन है वो डिजिटल इन्फोर्समेंट स्टेशंस की सूरत में आएगा, और उससे लॉन्ग टर्म में कस्टम्स ने एक कार्गो ट्रैकिंग सिस्टम जो पे काम करना शुरू कर दिया है। वो कार्गो ट्रैकिंग सिस्टम ये है कि मुल्क के अंदर जितना भी कार्गो मूव करेगा, चाहे वो इम्पोर्टेड हो या चाहे डोमेस्टिक हो, वो एंटर हो जाएगा। उसकी प्रॉपर कंप्यूटर सिस्टम पे एक एंट्री हो जाएगी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, और उसके बाद जितनी वो ट्रांजिट से गुजरेगा और पॉइंट ऑफ डेस्टिनेशन तक उसकी सारी मूवमेंट डिजिटाइज होगी। और वो तमाम चेक पॉइंट्स जो होंगे, वो चाहे कस्टम्स के हों या बाकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के, उनको इन्फॉर्मेशन मिलेगी थ्रू नेशनल टारगेटिंग सेंटर जो इस्लामाबाद में होगा। वहाँ से सबको इन्फॉर्मेशन जारी होगी। तो किसी भी गाड़ी को रोकने से पहले किसी खास पॉइंट पे पाकिस्तान के किसी भी एरिया में जो कंसर्न्ड अप्रोप्रिएट ऑफिसर होगा, उसके पास एक जस्टिफिकेशन होगी, उसके पास एक रीज़न टू बिलीव होगी कि मैंने इस गाड़ी को क्यों रोकना है। अगर मैंने इस गाड़ी को रोकना है तो मेरे पास वैलिड रीज़न है। इस वक्त इशू ये है कि हमने ये इंश्योर करना है कि किसी भी बंदे की गाड़ी को, चाहे वो प्राइवेट कैरियर हो, बड़ी गाड़ी हो या छोटी, उसको रोकने के लिए जो कंसर्न एजेंसी है, चाहे वो कस्टम्स है या कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, उसके पास वैलिड रीज़न होनी चाहिए कि मैंने इस गाड़ी को ताकि बिला वजह किसी को तंग नहीं किया जाए, ट्रेड स्मूथ हो, ट्रांसपेरेंट हो, और उस तरह फिर जो है ना वो ज्यादा रेवेन्यू भी आएगा, और जो मुल्क की इकोनॉमी है उसको जो उसमें जो ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा रही है वो उस तरह पॉसिबल। अच्छा, अफगानिस्तान के हवाले से जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, तो जिस तरह से आप बता रहे हैं कि फ्रंटमैन डेफिनेटली होते हैं, एक माफिया जो है उनका पीछे होता है, तो उस तक पहुंचना, इस सारे सिस्टम को क्रैक डाउन करना, ये कितना चैलेंजिंग रहता है, और फिर इनके ज़रिए जो मेन लोग हैं उन तक किस तरह से फिर पहुंचा जाता है? देखिए, उसका तरीका यही होता है कि जब आप कोई चीज़ पकड़ते हैं तो अब पहले मतलब ये भी होता था कि किसी वक्त आप सामान पकड़ते थे और ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन नहीं की जाती थी और डीपली उसको इन्वेस्टिगेट थॉरोली नहीं किया जाता था। इतना सामान पकड़ा गया, उस सामान को एडजुडिकेट किया, और वो अब ऐसा नहीं है। अब तो हमारे जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज हैं वो भी आ गए हैं, और अब हम अगर कोई स्मगलिंग का सामान पकड़ते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि कहीं इसमें मनी लॉन्ड्रिंग तो इन्वॉल्व नहीं है। अगर मनी लॉन्ड्रिंग की जो इन्वॉल्वमेंट नज़र आए तो फिर उसमें स्पेसिफिक एजेंसीज़ हैं, जैसे हमारी डायरेक्टरेट ऑफ कस्टम्स इंटेलिजेंस है, वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जो ऑफेंस है उसके तहत वो जो अगर कोई कमिट करेगा तो वो उसको इन्वेस्टिगेट करेगी। इसी तरह जो हमारी जहां हमें लगता है कि स्मगलिंग के क्राइम से कोई ऐसे फंड्स जनरेट हो रहे हैं जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग में यूज़ हो सकते हैं, तो फिर हमें वो जो प्रोविंशियल CTD डिपार्टमेंट्स हैं, हमें उनको भेजना होता है, और फिर हमारी उनके साथ मीटिंग्स होती हैं। उसमें रेगुलर इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है कि जी इस सामान को जो पकड़ा गया था, इस सामान में जो रकम यूज़ हुई थी या इसको प्रोक्योर करने के लिए या इसकी सेल से जो आनी थी, उसने जाना कहाँ था, उसकी फाइनल डेस्टिनेशन क्या थी, उसकी ओरिजिन क्या थी, वो किन लोगों के हाथों से गुजरी, किन चैनल से गुजरी। तो ये तमाम चीज़ें भी प्रॉपर पता चले। और फिर उसमें यह भी होता है कि जो लोग रिपीटेडली इस ऑफेंस में इन्वॉल्व पाए जाएं, फिर हम उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी इंक्वायर करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है उन्होंने स्मगलिंग की प्रोसीड से, क्रिमिनल प्रोसीड से कोई ऐसी प्रॉपर्टीज़ बनाई हों जो लाइबल टू कन्फिस्केशन हो। तो अब जो इन्वेस्टिगेशन है ये ज़रा थॉरो होती है, डीप होती है, इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन के साथ होती है। अच्छा, ये कोऑर्डिनेशन के हवाले से अगर बात करें तो पुलिस हो गई या FC हो गई, कैसे ताउन रहता है, किस तरह से जो है वो मिलकर कोऑर्डिनेशन चलती है? जी, इस वक्त तो हमारा बहुत अच्छा मैकेनिज्म बना हुआ है हमारे, बल्कि इवन अब तो जैसे हमने रिसेंटली एक POL जो इलीगल आउटलेट्स थे POL के ना, उनके खिलाफ हमारी एक कैंपेन चल रही है। इसमें हमने कस्टम्स ने और ओगरा ने एक डिसाइड करके एक ऐप बनवाई थी ओगरा से, कि जिसमें ये पता लग सकता था, बल्कि आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से लोगों को भी ये पता होना चाहिए कि ऐप है, उसका नाम है राहगुज़र। वो कोई भी बंदा जो है, कोई भी सिटीज़न, कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का ऑफिशियल अपनी मोबाइल पे वो ऐप डाउनलोड कर सकता है। आप किसी भी पेट्रोल पंप पे जब जाते हैं पेट्रोल या डीजल डलवाने के लिए, तो यू कैन फाइंड आउट कि ये जो POL स्टेशन है ये अथोराइज्ड और लीगल है या नहीं है। जी, अगर वो उस ऐप में आ रहा है, वो ग्रीन दे रहा है, तो इसका मतलब है कि वो पेट्रोल या डीजल ठीक है, वो अथोराइज्ड पंप है। और मैं आप तमाम लोगों से, आपके तवस्सुत से जो भी लोग इस प्रोग्राम को देखें या सुने, उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कम से कम इंश्योर कर लें अपनी गाड़ी में पेट्रोल डीजल डलवाने से पहले कि आप जिस पंप स्टेशन से डलवा रहे हैं वो अथोराइज्ड है या नहीं। क्योंकि वो अथोराइज्ड नहीं होगा तो उसके दो नुकसान हैं। एक तो मुल्क की इकॉनमी को नुकसान है,
क्योंकि जाहिर बात है अनऑथोराइज्ड है तो वो कोई स्मगल्ड प्रोडक्ट ही बेच रहा होगा। दूसरा, सॉल्वेंट्स की आड़ में कई कंपनियां ऐसी काम कर रही हैं जो सॉल्वेंट्स मंगवाती हैं, उन सॉल्वेंट्स के अंदर अडल्ट्रेशन करती हैं, उसके बाद उस चीज़ को फिर पेट्रोल और डीजल में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और इसी तरह डायरेक्ट जो स्मगलिंग का पेट्रोल या डीजल है वो भी आ रहा होता है। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं, जो स्मगलिंग की जो प्रोडक्ट होगी या जो अडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट होगी, वो ना सिर्फ इन्वायरमेंट के लिए नुकसानदेह है बल्कि आपकी गाड़ी के लिए भी नुकसानदेह है। आपकी गाड़ी काम ज़्यादा निकालेगी, गाड़ी डैमेज हो सकती है, इंजन डैमेज इंजन हो हो सकता है, खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट का सबब भी बन सकती है। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वो एक ऐप डेवलप की गई। उस ऐप की मदद से हमने आइडेंटिफाई किए, कस्टम्स इन्फोर्समेंट ने पूरे पाकिस्तान में, कि ये आउटलेट्स जो थे ये उस ऐप पे ऑथराइज नहीं आ रहे। अब वो प्रोविंशियल जो होम डिपार्टमेंट्स हैं उनको दे दिए गए हैं, और प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस वो उनको अब सील भी करेंगे, और वो जो उसकी जो डिसमेंटलिंग की जाएगी उन तमाम पेट्रोल स्टेशंस की जो इंस्टॉलेशन जो इलीगल हैं वो भी प्रोसेस किया जाएगा। और ये सारा प्रोसेस इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन से। इसी तरह बलूचिस्तान में जब हमें ऑपरेशंस में ज़रूरत पड़ती है तो हमें एफसी की सपोर्ट हासिल होती है, कराची में, सिंध में हमें रेंजर्स की सपोर्ट हासिल होती है, पंजाब में हमें पुलिस की सपोर्ट हासिल होती है। हमने लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी में जो ऑपरेशंस किए हैं वो पुलिस की सपोर्ट से किए हैं। सेम इज़ ट्रू फॉर पेशावर और केपी के जो बाकी प्रोविंसेस हैं, कि वहाँ पर इस वक्त इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन ना सिर्फ बहुत जरूरी लॉ है इन्फोर्समेंट सर। एजेंसी बल्कि इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ, इंटेलिजेंस ब्यूरो के साथ हमारे ऑपरेशंस हो रहे हैं, और बाकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके साथ भी हमारी एक्टिव कोऑर्डिनेशन है। अच्छा बासित साहब, ओवरऑल अगर हम बात करें जैसे बॉर्डर्स की, एयरपोर्ट्स की, पोर्ट्स की, तो इन पर स्कैनिंग का जो सिलसिला है, इंस्पेक्शन का जो निज़ाम है वो मौजूद है ताकि गैर कानूनी तजारत को रोका जा सके। इस हवाले से बताइएगा इस निज़ाम का क्या मैकेनिज्म है और किस तरह से जो है वो काम करे। देखिए, इस वक्त जो हमारी इंपोर्ट है ना, वो मोर देन 60% ऑफ द इंपोर्ट जो है हमारी वो ग्रीन चैनल से जाती है, और एक्सपोर्ट में तो ये फिगर शायद उससे भी ज़्यादा है। इसकी जो भी कोई सामान पाकिस्तान में इंपोर्ट होता है, ख़ासतौर पे जब सी पोर्ट पे आता है, तो वहाँ पे अब हमने असेसमेंट का जो निज़ाम है ना वो सेंट्रलाइज्ड कर दिया है। वो सेंट्रलाइज्ड इसलिए किया है कि पूरे पाकिस्तान में पहले ये प्रॉब्लम होता था कि एक जगह कोई चीज़ किसी प्राइस पे असेस हो रही होती थी, उसकी असेसमेंट में फ़र्क होता था। वो हमने सेंट्रलाइज कर दिया है, उसको हमने फेसलेस कर दिया है। इंटरेक्शन बिटवीन जो इंपोर्टर, क्लियरिंग एजेंट एंड कस्टम ऑफिशियल वो ख़त्म कर दिया है। उसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी भी है और रेवेन्यू जो है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। और इस सिस्टम को गवर्न रिस्क मैनेजमेंट के प्रिंसिपल पर किया जाता है। जो भी कंसाइनमेंट आती है, हमारा रिस्क मैनेजमेंट का क्राइटेरिया है, सिस्टम कंप्यूटराइज्ड उसको डिटरमिन करता है कि ये जो कंसाइनमेंट है आइदर ये ग्रीन होगी। ग्रीन का मतलब है कि उसमें कोई इंटरफेरेंस कस्टम्स की नहीं होगी। एक इंपोर्टर अपनी मर्जी से अपने आईडी पे बैठ के, घर बैठ के अपने डॉक्यूमेंट्स फाइल करेगा सिंगल विंडो के तहत। जो बाकी उसको इजाज़त चाहिए होगी, जो एनओसी चाहिए होंगे, वो आ जाएंगे। वो कंसाइनमेंट बगैर किसी के चेक हुए चली जाएगी। उसमें से कुछ रैंडमली मार्क की जा सकती हैं, अदरवाइज वो बगैर चेक हुए पोर्ट से निकल जाएंगी। जो कंसाइनमेंट्स येलो में ट्रीट होंगी, इसका मतलब है सिस्टम को 100% गारंटी नहीं है। वो फिर एक कस्टम्स के अप्रोप्रिएट ऑफिसर के पास आएगी। दैट ऑफिसर शैल डिसाइड कि जी इसको हमने एग्जामिन करना है या इसको हमने ग्रीन, वो में भी कोई और डॉक्यूमेंट्स कॉल कर ले, उस डॉक्यूमेंट्स की बेस पर वो ये फैसला कर लेगा या कर लेगी कि जी हमने इस कंसाइनमेंट को ग्रीन में जाने देना है। ओनली जो बहुत थोड़ी सी कंसाइनमेंट जो डायरेक्टली रेड में होती हैं, मसलन एक्सपोर्टर नया है, डेस्टिनेशन जो एक्सपोर्ट की है वो नहीं है, या इससे पहले उस जो मैकेनिज़्म है इंपोर्टर का या क्लियरिंग एजेंट का, उनके ऊपर केसेस बन चुके हैं। बहुत सारे रिस्क के क्राइटेरियाज हैं। उन क्राइटेरियाज को मद्देनज़र रखते हुए अगर सिस्टम ने किसी कंसाइनमेंट को रेड में किया है तो वो एग्जामिन होगी। तो इस वक्त हमारा जो निज़ाम है इंपोर्ट क्लियरेंस का भी, वो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ में और इवन डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी ये निज़ाम इसी तरह चल रहा है। और इसकी बेस पर, इसको रिस्क मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स पर ये स्मूथ है और हैसल फ्री है, और ये मोर ट्रांसपेरेंट है एज कम्पेयर टू प्रीवियस सिस्टम। अच्छा, बड़ा एक आपका इम्पॉर्टेंट शोबा है और इसमें जो भी लोग मुलविस होते हैं, नॉर्मली लाखों करोड़ों का उनका काम जो है, बल्कि अरबों का भी रुकता है। तो कितना आपके लिए चैलेंजिंग रहता है? धमकियाँ भी आती होंगी, सिफारिशें भी आती होंगी, लेकिन डेफिनेटली जब इतना ज़्यादा कंट्रोल किया है आपने इन सब चीज़ों को, तो फिर आप किस तरह से लेके चलते हैं? देखिए, धमकियाँ भी आती हैं, थ्रेट्स भी वो लोग करते हैं, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं अपने तजर्बे और आम लोग तो डेफिनेटली ये होते नहीं है जी, अपने तजर्बे की बुनियाद पर, कि अगर आप सही काम करें ना, आप अगर सबके साथ एक जैसा ट्रीटमेंट कर रहे हैं, मतलब गलत को गलत कर रहे हैं, सही को सही, तो फिर थ्रेट या धमकियां नहीं। अगरचे मीडिया में एक कैंपेन ज़रूर चलाई जाती है,
मतलब लोग आजकल चूँकि सोशल मीडिया का दौर है, तो लोग क्या करते हैं कि सोशल मीडिया पे आपके खिलाफ वेरिफिकेशन कैंपेन चला देंगे, बेसलेस न्यूज़ चला देंगे, कोई ऐसी न्यूज़ चला देंगे, कोई एक डेफिनेटली इन्फ्लुएंस रखते हैं वो हाँ, लोग। तो वो इस किस्म की, और वो सिर्फ बदनाम करने के लिए और प्रेशराइज करने के लिए, ये उनकी टैक्टिक्स होती हैं। किसी जगह दरखास्तें दे देंगे, कोई ऐसी कैंपेन ले आएंगे कि जिससे लगेगा, अब उस चीज़ में अंदर जाएं तो उसका कंटेंट कोई ऐसी चीज़ नहीं होती, ना ही उसके क्रक्स में कुछ होता है। उसके पीछे होता ये है कि आपने उनकी कोई चीज़ पकड़ी होती है, कोई रॉन्ग डूइंग की होती है, और जिसके तहत वो आपको फिर काउंटर करने के लिए ऐसी चीज़ करते हैं, टारगेट कर रहे होते हैं। और ये टारगेटिंग तो जब भी आप सही काम करेंगे तो ये टारगेटिंग होती रहती है, लेकिन मेन चीज़ ये होती है कि अगर आप सही काम कर रहे हैं और वो लॉ और प्रोसीजर्स के तहत है, तो अल्टीमेटली फिर जो है वो ट्रुथ सामने आ जाता है कि क्या चीज़ ठीक है और क्या गलत है। बस अब अभी चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, और नाज़रीन ब्रेक के बाद अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। बात करें हम कस्टम डिपार्टमेंट पर, बासित साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा बासित साहब, सबसे ज़्यादा जो हमें दिखता था पहले वो ये था नॉन कस्टम गाड़ी हैं, क्योंकि हम तो नॉर्मल लोग हैं, जो आम चीज़ें जो दिखती हैं चलते फिरते उन्हीं का अंदाज़ा होता है। लेकिन अब हमने देखा है कि इन गाड़ियों की मार्केट जो है वो बहुत कम हो गई है, कारोबार बहुत कम हो गया है। तो इनकी एंट्री जो है मार्केट में किस तरह से रोकी है और कितना चैलेंजिंग रहा है? जबकि अब तो, पहले तो गाड़ियाँ सस्ती होती थी, अब गाड़ियाँ भी बहुत महंगी हो गई हैं, तो लोगों का तो ज़्यादा से ज़्यादा होता है कि अपना शो शुबा रखने के लिए ऐसी महंगी गाड़ियाँ जो हैं वो चलाएं। तो किस तरह से इसको काउंटर किया देखिए, आपने? इस पे हमने बहुत सस्टेन्ड कैंपेन चलाई है हमने, और इन तमाम गाड़ियों के पीछे तमाम जो इन्फोर्समेंट की हमारी फॉर्मेशंस हैं, कोयटा से लेकर पेशावर तक, उन सब ने बड़ा एक्टिवली इस पे काम किया, इंफॉर्मेशन जनरेट की। और हमने इवन बलूचिस्तान में जो जहाँ कहीं हमें शोरूम्स का पता लगा, हमने उन शोरूम्स पे भी क्रैक डाउन किया, और वहाँ से भी गाड़ियाँ जो है वो एनसीपी गाड़ियाँ जो हमने बरामद की हैं। और इस वक्त ये जो इनकी एनसीपी गाड़ियों की जो प्राइस होगी वो जब बढ़ेगी, उसी सूरत में कि जब आप क्रैक डाउन करेंगे और उनकी एंट्री जो है ना वो लीगल मार्केट में बंद कर देंगे। अभी हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारा एक्साइज, प्रोविंशियल जो एक्साइज डिपार्टमेंट्स हैं, उनके साथ हमारा लाइजॉन इतना इफेक्टिव हो जाए कि हमारी जो डाटा शेयरिंग है उनके साथ, वो हम अगर उनका डाटा भी हमें लाइव मिल जाए तो फिर हम ज़्यादा बेहतर तरीके से इस चीज़ को, और इस पर बातचीत हो रही है और उसके निज़ाम ऐसा डेवलप किया जा रहा है कि जिसके तहत ये चीज़ एक्वायर हो जाएगी, और ये मज़ीद फोर्सफुली हम इन एनसीपी गाड़ियों को पकड़ सकेंगे। एनसीपी गाड़ियों में ज़ाहिर है दो किस्म की गाड़ियाँ होती हैं, एक वो होती हैं जिनके चेसिस टेम्पर्ड किए जाते हैं, और एक वो होती हैं जिनके चेसिस टेम्पर्ड नहीं होते। तो जिनके तो चेसिस टेम्पर्ड नहीं होते वो गाड़ियाँ हम ऑक्शन में डाल देते हैं, और जिनके चेसिस टेम्पर्ड होते हैं वो गाड़ियाँ फिर गवर्नमेंट के रूल्स के तहत वो गाड़ियाँ सरकारी महकमों को दी जाती हैं, और वो सरकारी महकमे उन गाड़ियों को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अदरवाइज़ वो गाड़ियाँ ज़ाहिर है पकड़ी तो गई हैं, वो आपने देखा होगा कि उसमें बड़ी 4x4 या इस किस्म की बड़ी गाड़ियाँ भी होती हैं, और वो लगता ये है जैसे वो कि उस पर अगर किसी गाड़ी के ऊपर गवर्नमेंट की नंबर प्लेट लगी है तो उससे लगता ही है कि शायद गवर्नमेंट ने ये करोड़ रुपए की गाड़ी खरीदी है। नो, गवर्नमेंट ने खरीदी नहीं है, वो गाड़ी इलीगल थी, उसका चेसिस टेम्पर्ड था, वो पकड़ी गई। अब उसका हल क्या है? हम उस गाड़ी को स्क्रैप कर दें 2-3 लाख रुपए में, 4-5 लाख रुपए में, 7 लाख में बेचते हैं, जितने में भी, मतलब डिपेंडिंग अपॉन द गाड़ी उसका स्क्रैप बिकेगा, या उस गाड़ी को उन एजेंसीज को, उन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को दे दिया जाए जो उसको यूज़ कर सकती फॉर लॉ इन्फोर्समेंट पर्पसेस, और फिर उनकी ज़रूरत भी होती है। जी। तो ये जो गाड़ियाँ आपको नज़र आती हैं, जो बड़ी गाड़ियाँ, और इसके पीछे एक फ़िलॉसफी ये भी है कि जो 4x4 गाड़ी है वो हमारे इन्फोर्समेंट फंक्शन में काम आएगी, और हम वो जो गाड़ियाँ बाकी डिपार्टमेंट्स को देते हैं वो ज़्यादातर पुलिस को या इंटेलिजेंस एजेंसीज को देते हैं जिनका ऐसा काम है। अब जाहिर बात है आप कल्टस में बैठकर किसी की प्राडो या V8 को नहीं पकड़ सकते, ना तो वो उसमें रेस में आएगी, और फिर लोग हिट भी करते हैं जिस वक्त वो गाड़ी भगा रहे होते हैं। तो वो इस तरह थोड़ी होता है कि आप किसी के पास जाएंगे, दरवाज़ा नॉक करें, खिड़की शीशा नॉक करेंगे, उसको कहेंगे जनाब आपकी गाड़ी मशकूक है या हमें पता है कि ये गाड़ी नॉन ड्यूटी पेड, आप हमें हैंड ओवर कर दें। ऐसा नहीं होता। मतलब इसमें हमारे पिछले दिनों एक गाड़ी को चेस करते हुए हमारे 2 लोगों की डेथ हो गई, कई दफ़ा लोग ज़ख्मी हो जाते हैं, कई दफ़ा लोग आगे से फायरिंग कर देते हैं। अभी मुल्तान में रिसेंटली एक गाड़ी को चेस कर रहे थे तो उन्होंने फायरिंग कर दी। लेकिन अब जितना सीसीटीवी का सिस्टम है, एट द एंड पकड़े ही जाते हैं लोग।
जी, ज़्यादातर केसेस में पकड़े जाते हैं वो ज़्यादातर, लेकिन ज़ाहिरी बात है कि उनको जिस वक़्त आप चेज़ कर रहे होते हैं, इवन नारकोटिक्स की गाड़ियाँ या सिगरेट की गाड़ियाँ, वो 160-180 पे अपनी गाड़ियाँ भगा रहे होते हैं। तो उस वक़्त उनको पकड़ने के लिए इन्फोर्समेंट के पास या पुलिस या इंटेलिजेंस एजेंसीज़ जो भी हैं, उनके पास इक्वली वही 4x4 गाड़ियाँ होनी चाहिए सो दैट कि उन्हें पकड़ सके। एक 4x4 गाड़ी या जीप जो कस्टम्स यूज़ कर रहा है, उसका ये मतलब नहीं है कि वो गाड़ी सिर्फ उस ऑफिस के यूज़ में है। उस गाड़ी की मदद से हो सकता है आप 5-6 ऐसी गाड़ियाँ या करोड़ों अरबों रुपए का सामान उस गाड़ी को ऑपरेशन में यूटिलाइज करके पकड़ें, और उस गाड़ी के ऊपर गवर्नमेंट का खर्चा जो होता है वो सिर्फ उसकी कुछ मेंटेनेंस या पेट्रोल का होता है। और बाकी रिक्वायरमेंट तो डिपार्टमेंट की होती है, रिक्वायर्ड अगर ऑफिशियल ये होती नहीं है लेंगे जी, तो फिर आपको नई और गाड़ी उसी की लेनी मदद पड़ेगी। से आप उस तरह की और कितनी गाड़ियां पकड़ते हैं और कितना सामान पकड़ते हैं। आप सोचें ना कि अगर आपने नारकोटिक्स पकड़ ली या आपने सिगरेट्स पकड़ लिए या आपने उसी तरह की 2 गाड़ियां और पकड़ ली, तो वो एनसीपी हैं, तो वो गाड़ियां रेवेन्यू में इंक्रीज करेंगी या वो अदरवाइज लॉ इन्फोर्समेंट के लिए ज़रूरी होती है। अच्छा, लेकिन इन गाड़ियों के बिजनेस के हवाले से सोशल मीडिया में भी बहुत से जो जालसाज हैं वो नॉन कस्टम गाड़ियों के एड्स देते हैं, तस्वीर जी देते हैं और आम शहरियों को जो है वो लूटते हैं। फिर एफआईए के साथ मिलकर किस तरह से इन लोगों को काउंटर किया देखिए, एक जाता है? चीज़ मैं आपके प्रोग्राम के रेफरेंस से ना एक मैसेज भी सबको दूं। हमें भी लोग अक्सर भेजते हैं कि जी आपने देखा होगा व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं नॉन कस्टम प्रोडक्ट खरीदने के लिए राब्ता करें। अच्छा, उसमें वो चमन ऐसी बॉर्डर से जी हम चमन वो बॉर्डर ऐसी से प्राइस बात कर रहे हैं बताएंगे कि जो अनबिलीवेबल होगी। मसलन एक आईफोन है, आईफोन 15 है, वो कहेंगे कि जी हमारे पास स्मगलिंग का आ गया है और 60,000 रुपये में दस्तयाब है। कौन सा आईफोन अमेरिका में एप्पल की कंपनी खुद वहाँ पे उसके, यानी अगर आप गेट पे खड़े होकर भी खरीदना चाहें तो वो उस प्राइस में नहीं मिल सकता, या कहीं पे भी दुनिया में। तो वो करते ये हैं, वो नॉन कस्टम के जो पेड प्रोडक्ट्स के ग्रुप नहीं है, वो सिर्फ स्कैमर्स हैं। वो आपसे कहेंगे कि जी अच्छा ऐसा है कि ये प्रोडक्ट है, हम टीसीएस करवाने लगे, आप इसके सिर्फ टीसीएस के पैसे भेज दें। आप समझेंगे भाई प्रोडक्ट के पैसे तो ये बाद में लेगा, मैं टीसीएस के पैसे, और फिर वो फ़ोन करेगा कि जी वो एक जगह पे प्रोविंशियल सेस लगना है या ड्यूटी लगनी है, वो सिर्फ ड्राइवर को 3,500 रुपया भेज दे, वो वहाँ खड़ा हुआ है। फिर तीसरा फ़ोन वो करेगा, जिस तरह आप उसको पैसे देते जाएंगे वो आपको कॉल करता जाएगा कि जी अब यहाँ खड़ा है, अब वो ये है, पैसे तो आपने बाद में देने हैं प्रोडक्ट के। या फिर ये आएगा कि जी नए कस्टमर हाफ पैसे पहले दें, हाफ प्रोडक्ट ये 99% ऑफ द टाइम ये स्कैमर्स हैं। इनको आप जो नेशनल साइबर क्राइम कंट्रोल की जो अथॉरिटी है, पहले एफआईए की वेबसाइट पर था, अब मेरा ख्याल है उनकी वेबसाइट पर है, वहाँ पे रिपोर्ट करें और ऐसी किसी भी डील का पार्ट ना बने। नॉन कस्टम प्रोडक्ट इस तरह की कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। गाड़ियों के कुछ शोरूम्स की जो आपने देखी होगी वीडियोस, वो उन इलाकों की समटाइम्स आती हैं, समटाइम इवन अफगानिस्तान के इलाके की वो वीडियो बना के चढ़ा देते हैं कि और जी यहाँ अगर पे ये इधर है। की हो, जिस तरह से सोशल मीडिया पे या व्हाट्सएप पे होता है, फिर ट्रेस किया जाता है जी उनको? बिल्कुल, हम हर मतलब ऐसे अगर कोई इस तरह के मैसेज आए तो आपसे राब्ता जी यहाँ से बिल्कुल करते हमसे हैं? रब्ता करें, और अगर आपको कोई सेटल्ड मतलब इन एरियाज में, सिटीज में या इवन रिमोट एरियाज में भी कोई कहता है कि जी हम आपको गाड़ी दे रहे हैं या आपको गाड़ियां कोई भी दिखाते हैं प्रोडक्ट दे रहे नॉन हैं, कस्टम पेड प्रोडक्ट, तो आप कंसर्न फॉर्मेशन से रब्ता करें, हम उस पर एक्शन करेंगे, हम उसके पीछे जाएंगे। लेकिन मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि जो आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं या पैसे ट्रांसफर करते हैं, डोंट डू इट, ये ऐसा नहीं होता। अच्छा, इसी तरह एक वक्त था जब पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान को इन्हें गोल्ड क्रिसेंट कहा जाता था। यहाँ पे स्मगलिंग जो थी वो सबसे ज़्यादा होती थी, लेकिन अब हमने देखा है स्पेशली जैसे मंशियात की स्मगलिंग हो गई, इनकी रोकथाम के लिए आप लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है, बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स लिए हैं। इस हवाले से बताएगा कि अब सूरत हाल बदल चुकी है, तो मज़ीद क्या इकदाम आप समझते हैं कि करने की ज़रूरत है? देखें, ये जो ख़ास तौर पे नारकोटिक्स जो है उसकी ज़ाहिर है सीजर्स सारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज करती हैं, एएनएफ भी करती है, पुलिस भी करती है, एफसीबी, प्रोविंशियल एक्साइज डिपार्टमेंट, कस्टम्स ने उसमें बड़े, हमने पिछले दिनों यानी आइस की कंसाइनमेंट बड़ी बड़ी, एक कंसाइनमेंट में तो 247 केजीज ऑफ आइस अभी रिसेंटली हमने पकड़ी है। और हमारी नौजवान नस्ल इस तरह जी, जा रही है। उसका मसला ये है कि ये इसको आप अभी भी आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि जो है ना ये नारकोटिक फ्री है। नारकोटिक फ्री तो कोई भी एरिया नहीं है। ये जितनी आप इसकी इन्फोर्समेंट करेंगे उतना मतलब लोग इसके नए नए तरीके भी ढूंढते रहते हैं, फिर इसकी क्वांटिटी छोटी भी होती है, मतलब थोड़ी क्वांटिटी भी मूव की जा सकती है। इसका हल दोनों तरफ से होना चाहिए, यानी सप्लाई को कट करने के लिए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इंक्लूडिंग कस्टम्स को अपना काम करना चाहिए जैसे कि वो अभी तक कर रहे हैं, और मज़ीद उसमें बेहतरी लानी चाहिए। और दूसरा, एक सस्टेन्ड कैंपेन जो है हमारे ख़ास तौर पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, और वालदेन जो है वो अपने बच्चों पे नज़र रखें
कि उनके बच्चे जो है वो बिहेव किस तरह कर रहे हैं, कोई ऐसी चेंज तो नहीं उनमें विटनेस हो रही, क्योंकि ये जितनी आसानी के साथ ये कंज्यूम हो जाती है ना, मतलब छोटी भी क्वांटिटी 1-2 ग्राम भी हो तो कई 1-2 दफ़ा कंज्यूम हो जाए तो आदत पड़ सकती है। तो उस चीज़ से बचने के लिए ज़रूरी है कि सप्लाई साइड को तो कंट्रोल किया जाए, जो डिमांड साइड है वहाँ पे इस माशरे को बहैसियत वालदैन, बहैसियत बहन भाई, बहैसियत दोस्त, बहैसियत टीचर, सबको अपना रोल अदा करना चाहिए कि और ख़ास तौर पे हमारी यंग जनरेशन, उनको इससे बचाने की एफर्ट इस सतह पे भी ज़रूरी है। अच्छा, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कस्टम्स के अभी बात कर रहे थे कि चीज़ें रुक रही हैं, ये स्मगलिंग रुक रही है, मंशियात के हवाले से जो है रोकथाम की जा रही है और पाकिस्तान ने बड़ी जल्दी से और तेज़ी से इन चीज़ों पे कंट्रोल किया। डेफिनेटली जब पहले ये चीज़ें ज़्यादा होती थी तो डिपार्टमेंट के लोग भी इन्वॉल्व होते थे, बगैर इन्वॉल्वमेंट के तो डेफिनेटली चीज़ें पॉसिबल नहीं है, आप भी जानते हैं। तो इस तरह जो अंदर से ही काली भेड़ें थी उनका किस तरह से पता चलाया गया और उनके खिलाफ किस तरह से एक्शन किया गया? देखिए, उनके जिस वक्त भी ऐसी कोई कंप्लेंट आती है या ऐसी कोई चीज़ होती है जहाँ पे कोई ड्यूटी इवेजन का केस पकड़ा जाए या कोई स्मगलिंग की चीज़ किसी जगह पे पकड़ी जाए, तो अब तो हमारा एक एसओपी बन चुका है कि हम उसमें सिर्फ ये नहीं देखते कि ये सामान लाने वाला कौन था और वो मुजरिम था, हम ये भी देखते हैं कि अगर ये चीज़ किसी पोर्ट से निकली है, किसी ड्राई पोर्ट से निकली है, तो क्या इसमें कनाइवेंस तो नहीं थी? कनाइवेंस है तो फिर हमने लोगों को नौकरियों से भी निकाला गया है, लोगों के खिलाफ एफआईआर भी हुई हैं, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी इनिशिएट की गई हैं, और अगर कनाइवेंस नहीं थी, उनकी केयरलेसनेस थी, तो उनके खिलाफ भी ईएनडी प्रोसीडिंग्स के तहत इनएफिशिएंसी के तहत भी कार्रवाई की जाती है। और अब तो हमारा एक स्टैंडर्ड एसओपी है, इवन स्मगलिंग की कोई गाड़ी अगर किसी एक फॉर्मेशन में पकड़ी जाती है तो हम पीछे चेक करते हैं कि अगर सरगोदा में कोई गाड़ी पकड़ी गई है तो वह हैदराबाद, मुल्तान या कराची से क्रॉस हुई थी, अगर क्रॉस हुई थी तो क्या किसी की इन्वॉल्वमेंट तो नहीं थी, किसी ऐसी चीज़ की तो नहीं थी जहाँ से वहाँ पे किस ऑफिसर की ड्यूटी थी, वहाँ तो पे इसलिए हम ये सारी तहकीकात करते हैं और इस पर रेगुलर चेक होते हैं और ये तमाम फॉर्मेशंस को पता है। इसलिए हमारी सारी जो फॉर्मेशंस हैं वो इस वक्त जो बैंड लाइन पर जो काम कर रही हैं उनमें से किसी भी जगह से कम से कम ये शिकायत आपको नहीं मिल सकती कि जी बगैर किसी चेकिंग के या उसको एक इंस्टीट्यूशनलाइज किस्म के किसी कॉन्सेप्ट से, हाँ ओवरलुक हो सकता है, रश ऑफ वर्क हो सकता है और किसी जगह पे ये भी हो सकता है, नेग्लिजेंस भी हो सकती है, इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है, आप उसको रूल आउट नहीं कर सकते। लेकिन इंक्वायरी फिर भी हेल्ड होती है, इंक्वायरी होती है और कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि एक सिस्टम के तौर पर काम नहीं कर रही। इस वक्त मेन चीज ये होती है कि कोई ऐसी चीज एज अ सिस्टम काम ना करे कि एक बंदा कोयटा से माल लेके चला है या किसी बॉर्डर एरिया से लेके चला है और वो थ्रू आउट पंजाब तक पहुंच जाए या 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर ले तमाम चेक पॉइंट्स पर कि किसी जगह पर किसी एक चेक पॉइंट पे ना पकड़ा जाए। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, इस वक्त ऐसा मुमकिन नहीं है। ये मैं चैलेंज कर सकता हूं कि कोई बंदा भी अगर ये चैलेंज करे कि वो बॉर्डर से या पाकिस्तान के किसी भी पार्ट से किसी दूसरे दो हमारे जुरिस्डिक्शन क्रॉस करता है और वो कहता है कि जी नहीं मैं तो किसी सिस्टम के तहत नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अच्छा, जैसे ह्यूमन स्मगलिंग हो रही थी और हमने देखा है कि बहुत से केसेस आए और पाकिस्तान की भी बहुत ज़्यादा बदनामी हुई, स्पेशली अगर हम बात करें मिडल ईस्ट के हवाले से, तो हमें भी पता है कि यहाँ से लोग जाते थे, वहाँ भीख मांगते थे, वहाँ पे नॉर्मल हम जैसे लोगों के लिए भी अब जब वीज़ा लगता है तो बड़े इश्यूज होते हैं। पाकिस्तान की बदनामी अलग है, तो एयरपोर्ट पे भी कस्टम जो है वो मौजूद होता है। तो इस हवाले से बताइएगा कि कस्टम का वहाँ पे क्या किरदार ओवरऑल रहता है? देखिए, कस्टम मेनली तो ये देखता है कि जो पैसेंजर बाहर जा रहा है या मुल्क में आ रहा है वो ला क्या रहा है। मसलन जैसे अगर जब जाते हुए हमें ज़्यादा डर होता है नारकोटिक्स का, वो हम भी चेक कर रहे होते हैं, एएनएफ के जो स्टाफ है वो भी चेक कर रहा होता है। इसी तरह ऐसी चीज़ें जो बाज़ औक़ात लोग सैंपल की आड़ में ले जाने की कोशिश करते हैं, ऐसी चीज़ें जो नारकोटिक्स में कवर नहीं होती लेकिन अदरवाइज़ उनकी एक्सपोर्ट जो है वो बैन है। गोल्ड है, करेंसी है, हम आपने सुना होगा कि एक लिमिट रखी गई है, उस लिमिट से ज़्यादा फॉरेन करेंसी आप बाहर नहीं लेके जा सकते, गोल्ड बुलियन की फॉर्म में, बार की फॉर्म में नहीं लेके जा सकते। तो ये सारी चीज़ें कस्टम्स देखता है। एज रिगार्ड्स प्योरली ह्यूमन स्मगलिंग, वो एफआईए की जो स्टाफ है वो एयरपोर्ट्स पे होता है, वो डील करता है। और अगर किसी स्टेज पे कस्टम्स को अपनी चेकिंग में ये अंदाज़ा हो कि ये शख्स जो है वो ह्यूमन स्मगलिंग में मुलव्वस है, ये लोग वैसे जा रहे हैं, इनके सामान तो ठीक है, लेकिन तो फिर कस्टम्स एफआईए को इन्फॉर्म करके फिर उनको ये इंफॉर्मेशन पास ऑन कर देता है। और सेम गोज़ विद अदर एजेंसीज़ के अगर एफआईए या एएसएफ या उनको पता लगे एएनएफ को कि जी ये हमारा सब्जेक्ट तो नहीं है बट दिस थिंग इज़
banned, this thing is restricted under import export laws of Pakistan which have to be implemented by Pakistan customs, तो वो फिर हमें बताते हैं और फिर हम उसकी कार्रवाई करते हैं। अच्छा, जैसे गोल्ड और कैश के हवाले से तो बात होगी, लेकिन जो कॉस्मेटिक होता है, कॉस्मेटिक्स भी बहुत जो है एक्सपेंसिव होते हैं, और फिर अमेरिका के कॉस्मेटिक्स जो हैं वो यहाँ पर बहुत फेमस हैं और लाए जाते हैं। तो कोई फैमिली या कोई फीमेल ये कहती है कि जी हम तो रूटीन ट्रैवलर हैं और इतना कॉस्मेटिक तो हमारा है, इस के अगेंस्ट किस तरह से क्रैकडाउन होता है, क्योंकि ऐसे भी बड़े केसेस सामने आते हैं? देखिए, उसमें बेसिक प्रिंसिपल ये है कि कमर्शियल क्वांटिटी ऐसी किसी भी चीज़ की अलाउड नहीं है। पर्सनल कंजम्पशन के लिए आप बिल्कुल ला सकते हैं। मसलन अगर एक फैमिली अमेरिका से आ रही है और उसमें 3 ख़वातीन हैं, तो अगर आप फेस वॉश ले आए हैं, आपको फाउंडेशन ले आए हैं, मेकअप किट ले आए हैं, 2-2 3-3 ले आए हैं, एक आप अपने लिए ले आए, 2 अपने लिए ले आए, एक किसी और के लिए ले आए, दैट इज़ एक्सेप्टेबल। आप गिफ्ट भी ला सकते हैं, दैट इज़ फाइन। बट अगर आपने एक जो कोई फैमिली ट्रैवल कर रही है और वो 500 लिपस्टिक्स ले आते हैं, या वो कोई 1000 किट्स मेकअप की ले आते हैं, या इसी तरह कोई 600-700 फेस वॉश आ जाते हैं, विच इज़ कमर्शियल क्वांटिटी, तो वो अलाउड नहीं होगी, फिर वो कस्टम्स उसको जब्त कर लेगी। अच्छा, जब जैसे हम गाड़ियों के हवाले से बात करें कि अगर वो कोई जब्त कर ली जाती है तो खुद डिपार्टमेंट भी इस्तेमाल करता है, जिनके चेसिस नंबर होते हैं वो ऑक्शन में भी दे दी जाती हैं। इस तरह अगर कॉस्मेटिक्स या मोबाइल्स वगैरह, मोबाइल्स की भी पाबंदी है, लैपटॉप भी लोग लाते हैं यहाँ पे सेल करने के लिए, अगर वो कस्टम पकड़ता है तो फिर उसका क्या प्रोसीजर होता है? देखिए, मोबाइल फ़ोन में तो चूँकि एक SRO है स्पेसिफिक, कि अगर आप मोबाइल फ़ोन ऐसे एयरपोर्ट पे या ऐसी जगह पे पकड़े जाते हैं तो फिर वो ड्यूटी टैक्सेस पर और एक फ़ाइन पेनल्टी की अमाउंट है, वो देकर तो वो लोग खुद भी रिलीज़ करवा सकते हैं। तो यूजुअली जैसे एयरपोर्ट पे लोग आईफोन लाने की कोशिश करते हैं, तो अगर वो कोई ना लेके जाए तो फिर वो कस्टम्स ऑक्शन करता है, PTA को बताता है, PTA उसको क्लियर करता है और फिर वो PTA के NOC के साथ वो ऑक्शन हो जाते हैं। और अगर कोई खुद रिडीम करना चाहे, उनको ड्यूटी टैक्सेस और फाइन एंड पेनल्टी देकर लेकर जाना चाहे तो भी ले जा सकता है। एज रिगार्ड्स कॉस्मेटिक सेम इज़ ट्रू, कि अगर तो कोई ऐसी चीज़ें हैं, किसी क्वांटिटी पे भी डिपेंड करता है, वैल्यू पे भी डिपेंड करता है, कि वो अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी उसको ड्यूटी टैक्सेस पे दे देती है तो उसके पास ऑप्शन है कि ड्यूटी टैक्सेस दे वैल्यू पर और फिर उसके आगे ड्यूटी फाइन भी दे। यूजुअली वो चूँकि ज़्यादा हो जाता है तो लोग अवॉइड करते हैं, तो फिर ऐसी चीज़ों को फिर हम ऑक्शन कर देते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ जैसे स्मगलिंग के केसेस होते हैं, मुकदमात होते हैं, फिर उनकी पैरवी करने और मुलजिमों को अपनी जो है वो सज़ा तक पहुंचाने के लिए इस हवाले से कस्टम्स का इन्वेस्टिगेशन विंग भी अहम किरदार अदा करता है। तो इस हवाले से बताइएगा कि अगर कोई पकड़ा जाता है तो उस केसेस की किस तरह से पैरवी की जाती है और किस तरह से फॉलोअप होता है? देखिए, कस्टम्स के जो केस है ना वो बड़े स्पेसिफिक, जैसे स्मगलिंग ऑफ गुड्स है ना जी, उसमें 2 चीज़ें हैं। एक केस आपका बनेगा गुड्स के ऊपर, अगर आप एक ट्रक कोई बंदा लेके आ रहा है और उसके अंदर कपड़ा था या उसके अंदर टायर्स थे या ऑटो पार्ट्स थे, तो जब वो सामान सीज किया जाएगा तो कस्टम्स एक गुड्स के अगेंस्ट उसका जो केस है वो एडजुडिकेशन फोरम में भेजेगा। एडजुडिकेशन जो फोरम है हमारा, वो गुड्स की हद तक उस चीज़ को डिसाइड करेगा कि गुड्स जो है वो रिलीज़ होनी है, गुड्स ठीक है या नहीं। अगर ठीक नहीं है तो क्या वो ड्यूटी एंड टैक्सेस पे रिलीज़ होने के ऑप्शन देना है, अगर वो नहीं देना तो क्या इनको जब्त करना है, नहीं जब्त करेंगे तो फिर उसका ऑक्शन होगा। उसके पास अपील की गुंजाइश है, वो ट्राइब्यूनल में जा सकता है, फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। दूसरा जो क्रिमिनल लाइबिलिटी है जो बंदे पे होती है, स्मगलर के ऊपर, यहाँ तो हमने गुड्स की लाइबिलिटी डिस्पोज ऑफ कर दी एडजुडिकेशन में डालकर। दूसरी तरफ वो शख्स अगर उसके ऊपर FIR इनिशिएट हो गई है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो गई हैं, तो फिर स्पेशल जज कस्टम उसका केस सुनता है, वो उसको जुर्माना भी कर सकता है, सज़ा भी सुना सकता है, कैद की दोनों चीज़ें भी दे सकता है, और उसके अगेंस्ट वो अपील फाइल करेगा हाई कोर्ट में और फिर सुप्रीम कोर्ट में। और ये प्रोसीजर तो होता है वो स्पीडी होता है क्या? कितना टाइम जो एडजुडिकेशन है ना उसमें तो हमारी टाइम लिमिट फिक्स है कि 2S के केसेस है, दूसरे हैं किसी में 30 डेज है, किसी में 40, फिर कुछ एक्सटेंशन के साथ 60 डेज तक जा सकता है, उसमें फिक्स हैं। इसी तरह जब वो ट्राइब्यूनल में जाएगा उसमें भी फिक्स हैं। हाई कोर्ट में जाहिर है फिर वहाँ कोई इस तरह की कोई जो टाइम पीरियड है वो स्पेसिफाइड नहीं है, लेकिन एडजुडिकेशन की हद तक है। और पहले उससे पहले जो फोरम्स हैं, जो स्पेशल जज के पास है वो भी यूजुअली इतना टाइम नहीं लेता, लेकिन ऑफ कोर्स वो उस तरह की कोई बाइंडिंग फैक्टर उसमें नहीं है टाइम पीरियड का, लेकिन यूजुअली वो स्विफ्ट होती है। अच्छा बात साहब, अगर कस्टम्स क्लियरेंस का अमल की बात करें तो बाकी ममालिक की तरह यहाँ पर भी मुकम्मल ऑनलाइन सिस्टम होना वक्त की अहम ज़रूरत है। इस हवाले से बताएगा ताकि शफाफियत भी सिस्टम में आए और बहुत सी चीज़ों से जो है इजीली भी आप चल सकें। देखिए, तो किस तरह से पाकिस्तान काम हो रहा है? कस्टम जो है ना मुल्क के अंदर, मेरा ख्याल है तमाम जो इदारे सिविल इदारे हैं उनमें
नंबर 1 है इन टर्म्स ऑफ ऑटोमेशन और जो आईटी बेस्ड रिफॉर्म्स की गई हैं। ये हमने बहुत पहले, आज से 25 साल पहले शुरू हुई थी। एक सिस्टम बना जिसको पैक्स कहते थे, जो ऑटोमाइज क्लियरेंस सिस्टम था, कंप्यूटर की बेस पे रिस्क मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स पे बनाया गया। उसके बाद वो आया, फिर कुछ अरसे बाद वीबॉक का सिस्टम बना, वेब बेस्ड क्लियरेंस सिस्टम था। अब फाइनली कल्मिनेटिंग उसका पॉइंट है पाकिस्तान सिंगल विंडो। सिंगल विंडो का जो कॉन्सेप्ट है, जो एडवांस कंट्रीज़ हैं उनमें तो है, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनमें कुछ में है अभी, लेकिन उसमें मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में जिस लेवल पे पहुंच चुका है वो नंबर 1 है कि पाकिस्तान सिंगल विंडो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिस पे तमाम वो जो कंसर्न्ड एजेंसीज़ हैं जिन्होंने इंपोर्ट या एक्सपोर्ट को डील करना है, वो हैं, इंपोर्टर्स हैं, क्लियरिंग एजेंट हैं और कस्टम्स हैं। आपने कोई चीज़ इंपोर्ट करनी है, आप अपनी रजिस्ट्रेशन कराएं, वो हैसल फ्री है, ऑनलाइन हो जाती है। आपने एक दफ़ा बायोमेट्रिक्स करवाने हैं, उसके बाद आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई। आपने अपने सिस्टम में बैठ के करना है कि जी मैं ये 2 कंटेनर फ़लानी जगह से मंगवा रही हूँ पाकिस्तान में। वो आपका एजेंट जो है उसको अपलोड कर देगा। गुड्स के आने से पहले आप इंपोर्ट के डॉक्यूमेंट फाइल कर देंगे, वहाँ पे सिस्टम उसको असेस करेगा। अगर तो सिस्टम ने कहा कि जी ये ग्रीन चैनल है, सब्जेक्ट टू एनओसी फ्रॉम क्लाइमेट, डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, हेल्थ या कोई भी डिपार्टमेंट, उस डिपार्टमेंट को नोटिफिकेशन चला जाएगा अपने सिस्टम पर कि ये असाइनमेंट कंसाइनमेंट आ रही है और इस पे मुझे एनओसी देना है। अगर उसकी चीज़ें पूरी होंगी तो वो इशू कर देगा, पोर्टल में आ जाएगा। अगर चीज़ें पूरी नहीं होंगी तो वो उससे मांग लेगा डॉक्यूमेंट। ये सारा सिस्टम अब ऑनलाइन हो रहा है। कस्टम्स वाले फाइनल सिस्टम देखेंगे कि जी तमाम रिक्विजिट एनओसी आ गए, ये रिस्क फ्री है, ये ग्रीन चैनल की एंट्री है, इस पर कोई इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है, एग्जामिनेशन की ज़रूरत नहीं है, इसकी असेसमेंट हुई हुई है, ड्यूटी टैक्सेस ऑनलाइन पे हो गए, वो कंसाइनमेंट और गेट आउट हो जाएगी। अगर किसी जगह पे येलो या रेड जैसे मैंने एक्सप्लेन किया जी। उसकी एग्जामिनेशन की ज़रूरत है, वो तो फिर होगी और उसका वो हो जाएगी। फर्दर जी। प्रोसीजर होगा। प्रोग्राम के एंड पे क्या मैसेज देना चाहेंगे, स्पेशली अभी तो आम आवाम तो नहीं, जो स्मगलर्स आपको देख रहे हैं, या जो आवाम जो रूटीन के ट्रेवल्स करते हैं जिनको बहुत सी चीज़ों का इल्म भी नहीं होता और बेचारे फंस जाते हैं, क्या मैसेज देखिए देना चाहेंगे? स्मगलर्स के लिए तो ये है कि वी विल कंटिन्यू टू बी लाइक दिस, वी विल बी टफ। हम अलाउ नहीं करेंगे किसी भी तरह के जी स्मगलिंग की, कोई स्मगल गुड्स की जो मूवमेंट है अक्रॉस द कंट्री। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के साथ मिलके पाकिस्तान कस्टम्स का ये बहुत इस वक्त जो ऑपरेशंस जो चल रहे हैं और इस वक्त जो इन्फोर्समेंट जो है वो प्रायोरिटी में भी बहुत ऊपर है, पाकिस्तान कस्टम्स के लिए भी, गवर्नमेंट के लिए भी, कि इस स्मगलिंग की ये जो स्मगल गुड्स की ट्रेड है इसको रोका जाए, सो दैट कि ना सिर्फ ये रेवेन्यू का लॉस है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री का लॉस है, बल्कि इन्वायरमेंट, लोगों की सेहत और बाकी चीज़ों का भी के लिए भी नुकसान। क्योंकि जो स्मगल प्रोडक्ट्स हैं वो हेल्थ और बाकी चीज़ों के असूलों के तहत तो नहीं आती ना। आप वो वाला स्किम्ड मिल्क यूज़ कर लें या वो ऐसी ईटेबल प्रोडक्ट यूज़ कर लें जिनके प्रॉपर, जिनकी वेरिफिकेशन नहीं हुई, हेल्थ की डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, पता नहीं वो किस तरह ये एक्सपायर्ड हैं, क्या उनके कंटेंट्स हैं, तो वो आपकी हेल्थ के लिए भी नुकसानदेह है। तो लोगों के लिए मेरा ये मैसेज है कि किसी भी चीज़ को सस्ता समझकर उसको ख़रीदने की बजाय कोशिश ये करें कि आप उसका लीगल स्टेटस, जायज़ चीज़ ख़रीदें। अगर आप टायर ख़रीदने जा रहे हैं तो आप ये इंश्योर कर लें कि वो टायर इंपोर्टेड हैं। आप कोई ऐसी चीज़, गाड़ी तो खैर सवाल ही नहीं पैदा होता कि मतलब आप उसके लिए आपको बहुत एहतियात करनी चाहिए। आप, और कोई मुश्किल काम नहीं है, आप कस्टम से भी वेरीफाई करवा सकते हैं, पुलिस से भी वेरीफाई कि गाड़ी चोरी की तो नहीं है, कस्टम से वेरीफाई हो जाती है अगर आप सेकंड हैंड गाड़ी इंपोर्टेड ले रहे हैं कि ये इंपोर्टेड है या नहीं है। तो इस झांसे में ना आए, और ख़ास तौर पर जो नॉन ड्यूटी पेड प्रोडक्ट के जो मैसेजेस चल रहे होते हैं उस पर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन विदाउट गेटिंग होल्ड ऑफ एनीथिंग, ये तो बिल्कुल ना करें। ये तो स्ट्रेट अवे जो है वो साइबर स्कैम है और आपके लिए नुकसान। और अगर किसी ने आपसे राब्ता करना हो इस हवाले से तो कैसे कर सकता है, अगर कोई जी, इस तरह हमारी का मैसेजेस आ रहे हैं? पिशावर, इस्लामाबाद, लाहौर, सरगोदा, मुल्तान, हैदराबाद, कराची, गडानी, कोयटा, कलेक्ट्रेट ऑफ कस्टम्स इन्फोर्समेंट। हमारी एफबीआर की वेबसाइट पर भी एड्रेसेस हैं, हमारे नंबर अवेलेबल हैं। अपने आप उसे गूगल में डालेंगे आपको मिल जाएंगे। आप उस पर कॉल करके हमारे जो हेडक्वार्टर के अफसर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, उनसे रब्ता कर सकते हैं। कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहे दे सकते हैं, कोई क्लैरिटी लेना चाहे ले सकते हैं। हमारे हेल्प डेस्क बने हुए हैं रिसेप्शन पर, आप ख़ुद आना चाहें तो आ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं या हमें ईमेल भी कर सकते हैं। वो सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, आप करेंगे, हम उस पर आपको प्रॉपर रिस्पॉन्ड करेंगे। जो आपकी क्वेरी होगी उसको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। अगर हमारे से रिलेटेड नहीं भी होगी और हम बता सकेंगे तो हम आपको बता देंगे कि ये आपको कहाँ रेज़ करनी चाहिए।
बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, कस्टम डिपार्टमेंट तो अपना काम कर ही रहा है, लेकिन इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि ये जो स्मगल आइटम्स हैं या इलीगल आइटम्स हैं, ये मार्केट में कहीं ना कहीं छुप छुपा के तब तक आती रहेंगी जब तक आप लोग इस चीज़ का बायकॉट नहीं करते। तो इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि इन चीज़ों का बायकॉट करें और कम पैसे या ज़रा से पैसे बचाने के लिए जो है कोई बड़ा नुकसान ना उठाएं। इसी के साथ कोमल सलीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।